आदाब नाजरीन, आज हम बात करेंगे कश्मीर की सियासत में सबसे मजबूत खानदान की। आप हमारा इशारा समझ गए होंगे, तो आप बिल्कुल सही समझे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कश्मीर की सियासत में 10 सालों के बाद फिर से जिस पार्टी ने मजबूती के साथ वापसी की है वो एनसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस है। और कश्मीर की सियासत में कैसे इस कुनबे की एंट्री हुई, कैसे इस कुनबे ने अब तक वहां हुकूमत की और क्यों अवाम को अभी भी इस पार्टी पर यकीन है कि यही पार्टी है जो कश्मीर के अवाम को बेहतर तरीके से परेशानियों के मसाइल से निकाल सकती है। तो आइए तारीख के सफात को पलटते हैं और बताते हैं कि कैसे अब्दुल्ला फैमिली ने कश्मीरियों के दिलों पर अब तक राज किया है। ये कहानी शुरू होती है फारूक अब्दुल्ला के वालिद शेख अब्दुल्ला से, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले सियासत में कदम रखा और अब उनकी चौथी नस्ल इसको संभालने को तैयार खड़ी है, यानी उमर अब्दुल्ला के बेटे जहीर अब्दुल्ला। हालांकि जहीर अब्दुल्ला ने अभी बाज़ाब्ता तौर पर सियासत में कदम नहीं रखा है, मगर इस बार के इंतखाब में वो सरगर्म नजर आए और मीडिया से भी रूबरू हुए। फारूक अब्दुल्ला के वालिद शेख अब्दुल्ला की पैदाइश 1905 में हुई थी, लेकिन बदकिस्मती से उनके वालिद का उनकी पैदाइश के 2 हफ्ते कबल ही इंतकाल हो गया। वो 9 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। बचपन में शेख अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी पुश्तैनी शॉल की दुकान पर भी काम किया करते थे। शेख अब्दुल्ला ने अपनी आला तालीम एएमयू से हासिल की और 25 साल की उम्र में वो तालीम हासिल करके कश्मीर लौट आए। और कश्मीर में डोगरा इख्तिदार का वो वक्त था, वो कश्मीरी मुसलमानों के हक के लिए सरगर्म हो गए। और इसी दौरान 1932 में चौधरी गुलाम अब्बास की क़यादत में एक नई सियासी पार्टी बनी जिसका नाम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस रखा गया। शेख इस पार्टी से जुड़े और अपनी लीडरशिप स्किल से मशहूर हो गए। इसी बीच 1937 में खान अब्दुल गफ्फार खान ने शेख अब्दुल्ला को जवाहरलाल नेहरू से मिलवाया। उसके बाद शेख ने नेहरू से मुतासिर होकर 24 जून 1938 को मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का नाम बदलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस रख दिया। हालांकि नाम बदलने पर पार्टी में बगावत के सुर भी उठे और सरबराह चौधरी गुलाम अब्बास ने यहां तक कह दिया कि शेख अब्दुल्ला हमारे हाथ से निकल चुके हैं, और उन्होंने नेहरू को अपना सियासी उस्ताद मान लिया है। और अब इस पार्टी से मुसलमानों के अलावा हिंदू और दूसरे मजाहिब के लोग भी जुड़ने लगे। आजादी के वक्त शेख तकसीम के खिलाफ थे, जिसकी वजह से वो मुस्लिम लीडरान के निशाने पर भी रहे। तकसीम के वक्त राजा हरि सिंह इंजमाम का कोई फैसला कर पाते, इससे कबल ही कबायलियों ने कश्मीर पर हमला कर दिया, जिसके बाद जल्दबाजी में राजा हरि सिंह ने हिंदुस्तान के साथ कश्मीर के इंजमाम का फैसला किया, जिसकी हिमायत शेख अब्दुल्ला ने भी की। शेख अब्दुल्ला को वजीर आजम नेहरू दिल्ली और कश्मीर के दरमियान एक पुल की तरह मानते थे। इसीलिए 1947 में राजा हरि सिंह पर दबाव बनाकर उन्होंने शेख को कश्मीर का वजीर आजम मुकर्रर कर दिया। लेकिन बाद में 1953 में नेहरू ने शेख को इस ओहदे से हटाकर बख्शी गुलाम मोहम्मद को उनके ओहदे पर फायज कर दिया। और ओहदे से हटाए जाने के कुछ देर बाद ही शेख को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि जो नेहरू हर फैसले के वक्त शेख से मशविरा करके कोई हतमी फैसला लेते थे, तो अब उन्हें जेल क्यों भेज दिया गया? तो इसके पीछे की वजह कश्मीर को आजाद मुल्क बनाने की बात थी। खैर, अब्दुल्ला 11 साल जेल में रहने के बाद 1964 में रिहा हुए। तब तक वो कश्मीर की आजादी की मांग को फरामोश कर चुके थे। अब बात करते हैं अब्दुल्ला कुनबे की दूसरी नस्ल यानी फारूक अब्दुल्ला की। कहा जाता है कि शेख अब्दुल्ला की बेटी खालदा उनकी काफी करीबी थी, लेकिन जब विरासत सौंपने की बात आई तो शेख ने अपने बड़े बेटे फारूक का ही इंतखाब किया। 1965 में फारूक अब्दुल्ला मेडिकल की तालीम हासिल करके प्रैक्टिस के लिए लंदन चले गए थे, लेकिन 1975 में खानदानी वजूहात के सबब उन्हें कश्मीर लौटना पड़ा। तकरीबन 6 साल बाद शेख ने फारूक को समझाया कि वो एक नौजवान हाथों में पार्टी की जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं। उन्होंने फारूक से कहा कि वो एक डॉक्टर की हैसियत से ज्यादा एक लीडर बनकर आवाम की खिदमत कर सकते हैं। 1980 में शेख ने फारूक को श्रीनगर सीट से टिकट दिया और वो इंतखाब में कामयाब भी हुए। 1 साल बाद ही शेख ने फारूक को पार्टी की कमान देने का फैसला किया। फारूक की ताजपोशी को यादगार बनाने के लिए शेख ने पार्टी की खुसूसी मीटिंग भी बुलाई। 21 अगस्त 1981 को पार्टी की कमान संभालने से पहले फारूक ने श्रीनगर में एक बड़ी रैली की, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और वादी नेशनल नेशनल सारे नेशनल के नारों से गूंज उठी। और एक होटल की बालकनी से फूल बरसाकर शेख ने फारूक का इस्तकबाल किया और उसी रैली में बाज़ाब्ता तौर पर शेख ने पार्टी की कमान फारूक को सौंप दी। 1982 में शेख अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया और उनके इंतकाल के बाद पार्टी और सियासत का जो
खेल था, उसके इक्तदार पर काबिज होने के लिए फारूक और उनके बहन बहनोई के बीच जंग शुरू हो गई और इस लड़ाई में जीत बहनोई की हुई और फारूक के हाथ से इक्तदार चला गया और कांग्रेस आई की हिमायत से फारूक के बहनोई गुलाम मोहम्मद शाह जम्मू कश्मीर के वजीर आला बन गए। अब बात करते हैं अब्दुल्ला खानदान की तीसरी नस्ल यानी उमर अब्दुल्ला की। इन सब हालात के बाद 1996 में एनसी ने एक बार फिर इक्तदार हासिल किया और एनसी की अक्सरियत से फतह हासिल करने के फौरन बाद ही उमर ने सियासत में कदम रखा। अब्दुल्ला कुनबे की तीसरी नस्ल भी सियासत में शामिल हो गई। हालांकि फारूक अब्दुल्ला बेटे उमर अब्दुल्ला के सियासत में कदम रखने से मुत्तफिक नहीं थे। उन्होंने उमर को सियासत में कदम न रखने की सलाह दी, लेकिन उमर ने उनकी बात को मुस्तरद करते हुए सियासत में कदम रख ही लिया। इसके बाद 1998 में फारूक ने बेटे उमर को पार्टी के टिकट से एमपी का इंतखाब लड़वाया और उमर जीत के बाद मरकजी वजीर बन गए। 23 जुलाई 2001 से 23 दिसंबर 2002 तक उमर एनडीए में सबसे कम उम्र के वजीर मुमलिकत बराए खारजा बने और इस वक्त उनकी उम्र महज 28 साल थी। हालांकि 17 महीने बाद ही दिसंबर 2002 में उन्होंने इस ओहदे से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद 2002 में ही फारूक ने उन्हें पार्टी के कौमी सदर की जिम्मेदारी सौंपी। इसी साल हुए असेंबली इंतखाब में उमर गांदरबल से इंतखाब लड़े और हार गए। उसके बाद 2008 में फारूक और उमर दोनों ही कश्मीर के वजीर आला के ओहदे पर फायज होना चाहते थे, लेकिन पार्टी का एक मजबूत धड़ा और उमर की वालदा भी यही चाहती थी कि उमर ही कश्मीर के वजीर आला बने और इस तरह 2009 में शेख अब्दुल्ला की तीसरी नस्ल के चश्मो चराग उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के वजीर आला बन गए और यहाँ भी वो जम्मू कश्मीर के 11वें सबसे कम उम्र के वजीर आला बने और 2009 के बाद 2024 में भी इस कुर्सी पर अब्दुल्ला कुनबा ही फायज है। हालांकि एनसी को इस बार अवाम ने अक्सरियत से चुनकर इख्तदार पर बिठाया है, लेकिन इस बार अलायंस में कांग्रेस भी एनसी के साथ है और इस बार भी उमर अब्दुल्ला के वजीर आला बनने का ऐलान फारूक अब्दुल्ला ने ही मीडिया के सामने आकर किया। लेकिन इन सब के बीच अब्दुल्ला कुनबे की चौथी नस्ल का चेहरा भी ज़हीर अब्दुल्ला की शक्ल के तौर पर अवाम को देखने को मिला है। हालांकि ज़हीर अब्दुल्ला ने अभी तक सियासत में बाज़ाब्ता तौर पर कदम नहीं रखा, लेकिन वो इस बार के इंतखाब में तशहीर के साथ साथ मीडिया से भी रूबरू हुई और अब्दुल्ला खानदान की चौथी नस्ल की एंट्री की निशानी के तौर पर वो देखे भी जा रहे हैं, क्योंकि जब ज़हीर 6 साल के थे तब उन्होंने भी अपने वालिद की तरह सियासतदां बनने की बात कही थी। हो सकता है कि बचपन में उन्होंने वालिद से मुतासिर होकर ये बात कही हो, लेकिन उनके सियासत में आने के इम्कान हकीकी भी हो सकते हैं, क्योंकि वालिद और दादा की तरह ज़हीर भी एक सियासी घराने में पैदा हुए हैं और सियासी माहौल उनकी विरासत है। ज़हीर वेस्टमिंस्टर यूनिवर्सिटी से मास्टर की तालीम हासिल करके दिल्ली लौट आए हैं और फिलहाल वो दिल्ली में लॉ की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब देखना यह है कि अपने दादा और वालिद की तरह वो बाज़ाब्ता तौर पर कब सियासत में कदम रखते हैं। फिलहाल आवाम को उमर अब्दुल्ला की हलफबरदारी के साथ साथ कश्मीर में बेहतरी और जो मसाइल हैं उसके हल की उम्मीद है। अब देखने वाली बात ये होगी कि उमर अब्दुल्ला इक़्तिदार संभालने के बाद कितनी जल्दी कश्मीर को रियासत का दर्जा दिलवाने की कोशिश करते हैं और आर्टिकल 370 पर जो उन्होंने ताख़ीर की बात कही है तो उस पर उनका आगे क्या फैसला होता है। नाज़रीन, आप इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह करें और देखते रहें हमारा चैनल न्यूज़ 18 उर्दू और मुझे दें इजाजत। खुदा हाफिज।